हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी एंड मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो मेरे 12th आई होप आप अच्छे होंगे और हमारे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे। ओके, तो लास्ट टर्न पे फ्रेंड्स हमने अपना चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जो टॉपिक खत्म किया था वो टॉपिक हमारा था कि कैसे हमारे नॉन मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैसे कुछ लॉज थे जो मेंडल के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो अपनी जिद पे अड़े थे। आज हम जिस चीज को बताने जा रहे हैं, जिस चीज पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हाँ सेक्स डिटरमिनेशन नाम की चीज होती है, ये टी.एच. मॉर्गन, सटन एंड बॉवेरी की देन है। हालांकि मेंडल के रूल्स के हिसाब से ही चले, क्रॉस उन्हीं के हिसाब से हुआ, लेकिन सटन एंड बॉवेरी ने लास्ट टाइम पे जब हमें बताया था कि भाई क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में, टी.एच. मॉर्गन ने, जिन्होंने फ्रूट फ्लाई पे अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए और सारे एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया कि क्रोमोसोम नाम की चीज है और जिसे मेंडल डीएनए, जिसे मेंडल फैक्टर कहा करते थे, वो फैक्टर हमारे जीन्स होते हैं। हमने जाना लास्ट वीडियो में लिंकेज के बारे में कि दो जीन्स के बीच का जो फिजिकल एसोसिएशन है क्रोमोसोम के साथ, आप उसे लिंकेज कहते थे। आपने ये भी जाना था कि अगर डिस्टेंस कम है, लिंकेज स्ट्रॉन्ग होता है और ऐसी कंडीशन में वेरिएशन नहीं हो पाता, कोई क्रॉसिंग ओवर अगर होगा तो दोनों जीन एक साथ जाएंगे, अदरवाइज कोई जीन्स भी एक साथ नहीं जाएगा। इस तरीके से हमने जाना कि कैसे लिंकेज वेरिएशन लाता है, कैसे अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है यानी लिंकेज कम होगा और ऐसी कंडीशन में पेरेंटल कैरेक्टर आने के चांसेस कम होते हैं, वहां पे रिकॉम्बिनेंट तैयार होते हैं। इसी पे हमने एनसीईआरटी के डायग्राम्स को कुछ देखा था और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन से। इस सेक्स डिटरमिनेशन में हम जानेंगे ह्यूमन कैसे उसमें सेक्स डिटरमाइन होता है, कैसे हमारी बर्ड्स में और कैसे कुछ इंसेक्ट में सेक्स डिटरमाइन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे म्यूटेशन पे कि कैसे हमारी बॉडी में अचानक कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसके पीछे की वजह, जैसे आपने देखा होगा एक्स-मैन वुल्वरीन मूवी थी, है ना, जहां पर म्यूटेंट बनते थे। तो कैसे ये म्यूटेंट बने, वो बात एक सच्चाई पे है। कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बहुत सारे म्यूटेशन हो जाते हैं, हालांकि वो ज्यादातर जिंदा नहीं रह पाते क्योंकि म्यूटेशन जरूरी नहीं है कि यूजफुल हो, म्यूटेशन में भी हार्मफुल। तो जब म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन क्यों हुआ, क्यों फिजिकल कैरेक्टर में चेंजेस आ गए, क्यों आपका फिनोटाइप बदल गया? तो फिनोटाइप बदलने के पीछे कारण था उसके डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाना, और हम ये जानेंगे कैसे हमारी बॉडी में म्यूटेशन होता है। तो आज का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्स डिटरमिनेशन एंड म्यूटेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन एंड म्यूटेशन। आज हम बात करेंगे हम इंसानों में, इंसेक्ट में, बर्ड्स में, हनी बी में कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है, यानी आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो मेल होगी या फीमेल होगी, ये कैसे डिसाइड होता है। काफी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं आपसे एग्जाम में, बोर्ड में, तो जरा प्रिपेयर हैं और कंसंट्रेशन बनाए रखें। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में, जहां पर सेक्स डिटरमिनेशन का हमारे पास एक चीज आती है कि हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। क्लियर? आप मानते हैं कि हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर। थ्री पेयर्स क्रोमोसोम हमारे पास है और इस 23 पेयर क्रोमोसोम में आप देखेंगे कि 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, देखिए सारे मैंने क्रोमोसोम, ये बोलते हैं क्रोमोसोमल मैपिंग। तो क्रोमोसोमल मैपिंग में देखिए सेम शेप एंड साइज के क्रोमोसोम को रखा गया। देखिए इनका सेम शेप एंड साइज था, ये पहला पेयर बना क्रोमोसोम का, ऐसे सेकंड पेयर बना, थर्ड पेयर लेंथ वाइज चल रहा है, थर्ड पेयर, फिर फोर्थ पेयर, फिर फिफ्थ पेयर, ऐसे आपके
पूरे 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। ये लास्ट में आपका जो इधर ब्लू ब्रैकेट में है ये 23rd पेयर क्रोमोसोम। देखिए स्टार्टिंग यहां समझिएगा, ध्यान से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि क्रोमोसोम में ही हमारे डीएनए मौजूद है, इसमें हमारे डीएनए है, आपने पढ़ा हुआ कंडेंसेशन है, डीएनए है, और डीएनए में ही जीन्स होते हैं, और जीन्स ही हमारी बॉडी में आरएनए बनाते हैं, और आरएनए से ही हमारी बॉडी में कैरेक्टर आता है। तो ये हमारे कैरेक्टर का एक ब्लूप्रिंट है, सारी हमारी घटनाएं इसमें कैद हैं हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में। इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में 1 से लेकर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बेटा जो होते हैं, ये क्रोमोसोम हमारे सोमैटिक कैरेक्टर को दिखते हैं। यहां तक हमारे सोमैटिक कैरेक्टर को दिख रहा था, बॉडी के कैरेक्टर को। हाइट क्या होनी है, सोमैटिक कैरेक्टर। 1 से लेकर 22 पेयर तक के क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी के कैरेक्टर को देखते हैं, कलर देखते हैं, हेयर स्टाइल देखते हैं, हाइट देखते हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं हमारे 1 से लेकर 22 पेयर क्रोमोसोम। सारे क्रोमोसोम अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, दोनों में सेम लेंथ एंड साइज के क्रोमोसोम होंगे। देखिए ये भले टर्न हो गया हल्का सा, लेकिन अगर इनको सीधा किया जाएगा तो लेंथ इनकी बराबर होगी। लेकिन 23rd पेयर आप क्रोमोसोम देख रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना है। X का साइज देखिए और Y का साइज देखिए। X क्रोमोसोम का साइज बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू Y, इसलिए ये हमारा हेट्रो क्रोमोसोम हुआ, क्योंकि यहाँ पर सेम लेंथ के क्रोमोसोम नहीं है, लेंथ में चेंजेस हैं, जबकि बाकी में सबके लेंथ सेम। अगर ये छोटे पिद्दू हैं तो ये भी पिद्दू बन के 14th पेयर। ऐसे आपके 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। तो एक बात तो समझ में आई कि सर ह्यूमन बॉडी में अगर उसकी बॉडी की चाहे कहीं से भी सेल ले, उसकी बॉडी की सेल्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, जिसमें सर 1 से लेकर 22 पेयर तक के जो क्रोमोसोम हैं वो क्रोमोसोम सेम शेप एंड साइज के होते हैं, इसीलिए इनको हम ऑटोसोम्स का नाम देते हैं। ये हमारे हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। जबकि जो 23rd पेयर वाला क्रोमोसोम हमारा है, ये क्रोमोसोम ऑटोसोम नहीं है, यहाँ पर X और Y है। और जैसे ही X और Y का नाम लिया गया, आपने तुरंत कह दिया सर XY से तो मेल बेबी होता है, FX से फीमेल बेबी होता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर ये कोई एक छोटा सा जाइगोट है जहां पे 23 पेयर क्रोमोसोम्स है, जब ये बड़ा होगा तो ये मेल बनेगा। क्या बनेगा? मेल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Y क्रोमोसोम है। आपने कैसे डिसाइड कर दिया कि ये जो हमारा क्रोमोसोम है जाइगोट का, ये मेल होगा? आपने सिर्फ नजर किस पे डाली? आपने डाली 23rd पेयर पे ही नजर। अगर इसी 23rd पेयर पे यहां पर भी X होता तो आप कहते सर ये फीमेल होगी। क्या कहते? फीमेल होगी। लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपको यहां पर Y क्रोमोसोम दिखा। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप अगर डिसाइड करते हैं 23rd पेयर से लेकर के, तो सिंपल सी बात है, इसको सेक्स क्रोमोसोम कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यही से हमारे सेक्स को डिफाइन कर रहा है। तो दो तरीके के क्रोमोसोम हो गए हमारे एक सेल में, सोमैटिक सेल्स में, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। क्लियर? ऑटोसोम्स 1 to 22 पेयर तक हो गए ऑटोसोम्स। X और Y 23rd पेयर जो डिफाइन करता है हमारे जेंडर को, जो हमारे जेंडर को बताता है कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, आपने उसे नाम दे दिया सेक्स क्रोमोसोम। इसी को एलोसोम के नाम से भी जाना जाता है। अभी इस पे चर्चा करते हैं। इसी का दूसरा नाम है एलोसोम। एलोसोम, इसी का दूसरा नाम है एलोसोम। क्लियर? तो इस तरीके से आप ये चीज समझ गए। अच्छा मेरे को बताइए, ये 23 पेयर क्रोमोसोम है, अगर इसको नंबर में ऐसे लिखें 44 प्लस XY, क्या ये गलत होगा? 44 सेम से अगर आप देखेंगे तो 44 सेम है, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा? 44, एंड इधर प्लस में क्या हो गया? XY। ये मेल में होगा। अगर ये फीमेल में आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 प्लस 44, 22 मल्टीप्लाई 2, 44 प्लस XX, अगर फीमेल की बात करते हैं। ये भी समझ में आ गया। चलिए, हेनकिन ने हमें बताया 1891 में स्टडीड स्पर्मेटोजेनेसिस इन सम इंसेक्ट एंड ऑब्जर्व दैट 50% ऑफ स्पर्म रिसीव अ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड अदर 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट। कह रहे हैं कि हेनकिन ने सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में ये ऑब्जर्व किया कि
50% स्पर्म रिसीव होते हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर से और 50% क्रोमोसोम नहीं रिसीव हुए। मींस ये था इनका हैंकिंग का कहना, उस समय की बात है 1891 में, कि आधे ही क्रोमोसोम एक स्पर्म में जाते हैं, यानी हैप्लॉइड कंडीशन है। आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस में या oogenesis में बनने वाले गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाया करते हैं। तो 50% हमारे पहुंचेंगे हर एक पेयर से एक क्रोमोसोम, यानी ये क्रोमोसोम हर एक पेयर से एक क्रोमोसोम जाएगा एक स्पर्म में और हर एक पेयर से दूसरा क्रोमोसोम जाएगा दूसरे स्पर्म में। तो मेरे भाई ये बताओ X ये सारे एक स्पर्म में चले जाएंगे और Y वाला एक अलग स्पर्म, यानी दो तरीके के स्पर्म भी बनेंगे हमारी बॉडी में, एक X बियरिंग स्पर्म एंड दूसरा Y बियरिंग स्पर्म। क्लियर हो रही बात? तो चलिए देखते हैं पीछे। हैंकिंग कॉल्ड दिस स्ट्रक्चर एज द X बॉडी, नाउ इट इज कॉल्ड एज X क्रोमोसोम। इन्होंने जब देखा तो उनको X बॉडी समझ में आ रही थी, फीमेल में ये X क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास जाके टच रहता है, इसे X बॉडी बोला गया और ये डिफाइन करता है कि 23rd पेयर क्रोमोसोम पर एक X क्रोमोसोम है और उसी से पता चल जाता है कि वो जो बच्चा है वो फीमेल होगा। तो यहां पर हमने दो चीजें जान ली कि जो हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम वो 2 टाइप के बांट दिए आपने। एक क्रोमोसोम को आप ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स, एंड अनदर को आप सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेक्स को डिफाइन कर रहा है, इसलिए सेक्स क्रोमोसोम कह रहे हैं। ये ऑटोसोम स्टार्टिंग में 1 से लेकर 22 पेयर तक पाए जाते हैं, यानी नंबर अगर आप करेंगे तो 22 पेयर में कितने हैं? हर पेयर में 2 हैं, तो ये हो गया 44। क्लियर? सेक्स क्रोमोसोम बेचारे केवल 2 हैं, या तो XY होगा या फिर XX होगा। XY है तो मेल है, XX है तो फीमेल है। तो यहां पर सेक्स क्रोमोसोम डिफाइन करता है हमारे सेक्स को। अब एक चीज याद रखिएगा, हर एक एनिमल्स में सेक्स क्रोमोसोम को अगर हमें अलग करना है तो कहीं आपको डिफाइन किया जाएगा कि भाई Z क्रोमोसोम है प्लस ZO है, कहीं W करके दिखाया जाएगा। तो ये केवल सिंबलाइज किया गया है, क्रोमोसोम वैसे ही है, ऑटोसोम्स है, सेक्स क्रोमोसोम्स है, बस इसको सिंबलाइज अलग तरीके से किया गया है। ठीक है? तो यहाँ पर आप इसी को याद रखिएगा कि 1 to 20 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं, सारे सेम होते हैं, लेंथ एंड शेप में हर एक पेयर क्रोमोसोम सेम होगा, अपने हिसाब से सेम होगा। 22 से 2 का मल्टीप्लाई किया यानी 44 हमारे ऑटोसोम्स है और 2 ये। तो आपको अब जब आगे डिफाइन किया जाएगा तो ऐसे डिफाइन कर दिया जाएगा, XX प्लस XY, ये मेल का हो गया, XX वही XX जो 22 पेयर दिखा रहा है, प्लस XX फीमेल हो गई। ठीक है ना? इस चीज को याद रखिए क्योंकि ऐसे ही अभी स्ट्रक्चर्स में आपको मैं दिखा रहा हूं कैसे क्या है। तो याद रखें मल्टीप्लाई प्लस के इधर ऑटोसोम्स है, प्लस के इस साइड पे हमारे क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स है। क्लियर? चलिए आप चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सेक्स डिटरमिनेशन को हमें 3 जगह पढ़ना है। 3 टाइप के मैकेनिज्म है जो सेक्स को डिफाइन करते हैं। एक है हमारा XX एंड XO मैकेनिज्म, सेकंड है हमारा XX एंड XY मैकेनिज्म, थर्ड है हमारा ZZ एंड ZW। घबराएं बिल्कुल नहीं, ये वही क्रोमोसोम है। ये जो XX दिखा रहा है ये आपके ऑटोसोम्स हैं, ये ऑटोसोम्स हैं, एंड XO जो देख रहे हैं ये आपका सेक्स क्रोमोसोम है, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम है। सेम ऐसे XX ऑटोसोम्स, साथ में सेक्स क्रोमोसोम क्या है? XY है, इधर ZZ ऑटोसोम्स है और ZW सेक्स क्रोमोसोम है। 3 टाइप के मैकेनिज्म को हमें स्टडी करनी है और इससे 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर XO एंड ZZ ZW वाला। ठीक है? मैकेनिज्म में अगर देखें XX XO जो पाया जाएगा ये इंसेक्ट में पाया जाता है, खासकर ग्रासहोफर में। XX एंड XY ये हम ह्यूमंस में मिलेगा, एनिमल्स में मिलेगा, साथ ही साथ हमारे हनी बी में भी मिलेगा। ZZ एंड ZW बेसिकली फॉल्स में यानी बर्ड्स में मिलेगा। चलिए एक टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से। सबसे पहले बता देते हैं हम XX एंड XO।
Here the male is heterogametic. ये टर्म बहुत कंफ्यूज करता है, मेल हेट्रोगैमेटिक है एंड फीमेल होमोगैमेटिक है, ये क्या है? जब कभी भी क्रोमोसोम सेम होगा, यानी अगर XX प्लस XX है मेरे भाई, समझना ध्यान से जरा, ये अगर आप कहते हैं सर ऐसा जब अगर होगा तो इस तरह एक फीमेल गर्ल होगी, यानी फीमेल होगी। क्यों फीमेल होगी? क्योंकि 23rd पेयर यानी सेक्स क्रोमोसोम पर XX है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लस के दिस साइड वाला डायरेक्शन में जो हमारा XX है ये ऑटोसोम्स को शो कर रहा है। आपको जो देखना है वो देखना है कहां पर? दिस साइड पे। क्यों देखना है? क्योंकि यही हमारा 23rd पेयर है, ये हमारा 23rd पेयर है। तो यहां पर देखें तो फीमेल बन रही है, लेकिन कब बन रही है फीमेल? जब दोनोतो क्रोमोसोम XX हैं। तो आप यहां लिखोगे XX है तो ये होमोगैमेटिक फीमेल है, होमोगैमेटिक फीमेल। होमोगैमेटिक मतलब, होमो का मतलब क्या होता है? मैंने बायो बोला हमेशा, होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो सेम क्रोमोसोम है तो वो हो गई होमोगैमेटिक फीमेल। और अगर मेल बनाना तो कैसे बनेगा बेटा? XX ये हो गया भाई सेक्स ऑटोसोम्स, और सेक्स क्रोमोसोम पे क्या हो गया? XY। अब देखिए क्या ये होमोगैमेटिक है? नहीं, क्योंकि X का साइज बड़ा है, Y का साइज वहां पे क्या होता है? छोटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोगैमेटिक मेल। हेटेरो, ऐसे बोलिए, हेटेरोगैमेटिक मेल। अभी समझ में आया होमोगैमेटिक फीमेल और हेट्रोगैमेटिक क्या क्या मतलब है? जब 23rd पेयर पे क्रोमोसोम सेम होंगे तो आप होमोगैमेटिक बोलेंगे। 23rd पेयर पे क्रोमोसोम डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, तो आप हेट्रोगैमेटिक बोलेंगे। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। हियर मेल इज हेट्रोगैमेटिक। मेल क्यों बता रहा है? क्योंकि यहां पर आपको फिर से बोल रहा हूं बार बार कि ये वाला डायरेक्शन जो आप लेंगे ये 21 से लेकर 22 पेयर को डिफाइन करता है कि हर जगह पे वहां पर XX था। लेकिन जब सेक्स क्रोमोसोम पे आए तो X तो वही था, लेकिन दूसरे में एब्सेंट था, क्रोमोसोम था ही नहीं कोई। जब कोई था ही नहीं तो सिमिलरिटी थी ही नहीं, और सिमिलरिटी थी ही नहीं तो क्या हो गया? हेट्रोगैमेटिक। यानी हेयर मेल इज हेट्रोगैमेटिक। यहाँ पर मेल जो बनेगा वो क्या होगा? हेट्रोगैमेटिक होगा। एंड फीमेल इज होमोगैमेटिक, यानी XX। अगर इस जगह पर X के साथ XX हो जाएगा तो ये फीमेल इंसेक्ट बन जाएगा, और अगर नहीं है तो ये हमारा मेल इंसेक्ट है। ये देखिए मेल के सिंबल से डिफाइन किया जा रहा है 22 मतलब 1 से लेकर 22 पेयर क्रोमोसोम प्लस XO। हेट्रोगैमेटिक है क्योंकि 0 उसके साथ मैच ही नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ देखिए XX, आपको 23rd पेयर को ही देखना है, 23rd पेयर पे आप देख रहे हैं तो वहां पर वो सेम क्रोमोसोम है, इसलिए यहाँ पर फीमेल होमोगैमेटिक होता है और मेल क्या होता है? हेट्रोगैमेटिक होता है। एग्जांपल बहुत सारे इंसेक्ट साथ साथ हमारे पास यहाँ पर ग्रासहोफर है। तो ग्रासहोफर जो हमारा होगा यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा ग्रासहोफर से। मेरे ग्रासहोफर से काफी सुंदर ग्रासहोफर है। इस ग्रासहोफर में अगर 23rd पेयर पर हेट्रोगैमेटिक हो गया, XO पहुंच गया, तो ये ग्रासहोफर बन जाएगा मेल। और अगर 23rd पेयर पे XX यानी होमोगैमेटिक हो गई तो ये बन जाएगी फीमेल। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग XX एंड XY मैकेनिज्म पे। XX एंड XY मैकेनिज्म देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो चीज है ये 22 पेयर को डिसाइड करता है, डिफाइन करता है, और ये हमारा 23rd पेयर होता है। ये हमारा 23rd पेयर है। तो आप देख लीजिए 23rd पेयर XY पे क्या होता है? XY पे मेल हो जाएगा, क्रोमोसोम तो बराबर है नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? मेल हेट्रोगैमेटिक होता है। और फीमेल कब बनती है? XX के साथ XX जुड़ने पर। तो फीमेल जो होती है वो होती है होमोगैमेटिक। सेम पीछे वाला केस था, वहां पर Y की जगह O था, यहाँ पर आ गया Y। लेकिन दोनों हेट्रोगैमेटिक है, चाहे X के साथ 0 हो चाहे X के साथ Y हो। वही चीज यहाँ पर है। मेल इज हेट्रोगैमेटिक बिकॉज X एंड Y होता है, एंड फीमेल इज होमोगैमेटिक, ओनली X ही प्रेजेंट होते हैं दोनों जगह पे। एग्जांपल है ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। चलिए ह्यूमन के आपको सेक्स डिटरमिनेशन को अच्छे से डिफाइन करते हैं अपने स्टाइल में। तो यहाँ पर हमने लिया ये हमारे पापा जी हैं, ये हमारे पापा जी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मम्मी को रख लीजिए, क्लियर। पापा के पास क्रोमोसोम ओवरऑल कितने होंगे डियर?
46 यानी 23 पेयर। हमने 23 पेयर कुछ ऐसे लिखा है 22 प्लस एक्स वाई, सही है। 22 मीन्स ऑटोसोम्स, 23rd पेयर एक्स वाई। इधर मम्मी के पास हमारे है 22 प्लस एक्स एक्स, क्लियर। अब अगर पापा के स्पर्म बनेंगे और मम्मा के ओवम बनेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्म गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के बाद पिताजी ने हमारे स्पर्म को बनाया, इधर मदर के ओवम का फॉर्मेशन होगा, हमने पढ़ा हुआ। आपने ये भी पढ़ा हुआ है जब कभी भी स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होगा तो स्पर्म में हैप्लॉइड क्रोमोसोम पहुंचेंगे और ओवम में भी हैप्लॉइड, आप अच्छे से पढ़ चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। हैप्लॉइड कर लीजिए बेटा, तो 22 का पहले आधा कर लीजिए, क्या हो गया ओनली 22, क्योंकि यहाँ पेयर है, यहाँ क्या है पेयर है, तो इसको 22 मत करिए, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई मेरे से आप पे, ये देखिए इसको 22 मत करिए, हमें 46 क्रोमोसोम करना था ना भाई, तो 46 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 44 चेंज किया, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, 44 प्लस एक्स वाई, क्यों? क्योंकि 23 पेयर का मतलब है 46 क्रोमोसोम, 23 टू जा 46, अब ये हो जाएगा 44, ये हो गया 45 46 क्रोमोसोम, 44 45 46 क्रोमोसोम, समझ में आ रहा ना। 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, क्योंकि एक इंसान में 23 पेयर होते हैं और 23 पेयर का जस्ट डबल हो जाएगा 46, तो 46 क्रोमोसोम यहाँ होने चाहिए, 46 यहाँ हमने लिख दिए, 44 प्लस एक्स वाई 44 प्लस एक्स एक्स। अब जब गैमेटोजेनेसिस हुआ, तो गैमेटोजेनेसिस में क्या हुआ, गैमेट्स बने, इनसे आधे क्रोमोसोम यहाँ जाएंगे, आधे क्रोमोसोम से यहाँ आएंगे, तो अगर इनसे आधे क्रोमोसोम आए तो 44 और 22 हर एक से एक क्रोमोसोम आ गया और इससे भी एक क्रोमोसोम आएगा तो ये हो गया, इधर क्या 22 प्लस वाई, इधर करेंगे तो इसका आधा पहुंचा 22, हर एक पेयर से एक निकल रहा, देख याद करिए वही डायग्राम को जो अभी मैंने बताया था, ऑटोसोम्स एक से लेकर 22 और 23rd पेयर पे क्रोमोसोम था, हर एक पेयर से एक क्रोमोसोम निकल रहा, एक स्पर्म में जाएगा और एक स्पर्म जो दूसरे बचे हुए क्रोमोसोम वो दूसरे स्पर्म में जाएंगे, वही यहाँ पे चला, 44 से हर एक से निकला 22 आ गया, इसका x आ गया, इधर 22 बचा, इसमें y वाला आ गया, इधर 22 इधर सेम ही रहेगा, 22 प्लस x 22 प्लस x, क्योंकि यहाँ पे y तो है ही नहीं है। मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग क्रॉस करा दीजिए, इनका इससे करा दीजिए, तो जो जाइगोट बनने को तो आया हमारा, वो जाइगोट क्या बन जाएगा 22 ये 44 हो गया, फिर से प्लस क्या बना x और x। चलिए इन्हीं का क्रॉस करा दीजिए आप, किससे इनसे करा दीजिए, चलिए पहले सारे क्रॉस करा देते हैं, इनका इनसे क्रॉस कराएंगे और इनका भाई साहब का इनसे क्रॉस कराएंगे, आप जरा लिखते हैं क्या बात है। जब ये स्पर्म इस ओवम के साथ फ्यूजन करेगा तो 44 प्लस XX हो जाएगा, ये स्पर्म अगर इनके साथ फ्यूजन करेगा तब भी क्या बनेगा 44 प्लस XX, क्योंकि स्पर्म फ्यूजन से बनता है किसके, मेल और फीमेल गैमेट के, तो 22 इनका 44, 23rd पेयर पे क्या पहुंचेगा x एंड x, ये पहुंच गया, इनके देखिए क्रॉस से क्या बना 44 प्लस x, इनका x है, इनका y आ गया, ये हो गया। अब देखिए इनका इससे क्या बनेगा 44 प्लस x, यानी कि आप देखेंगे काउंट करेंगे रिजल्ट देखेंगे तो 50% चांसेस हैं फीमेल बेबी के, क्यों? क्योंकि XX है, फीमेल है, 50% चांसेस हैं मेल बेबी के, यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-50 है। अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म पहुंचता है ओवम से फ्यूजन करेगा तो बेबी मेल होगा, अगर X स्पर्म वाला X बियरिंग क्रोमोसोम स्पर्म से अगर फ्यूजन करता है ओवम से तो वो बनेगा हमारा क्या, फीमेल बेबी। यानी यहाँ पर ये डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि होने वाला बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल होगा।
क्लियर। लेकिन फिर भी हमारे समाज में मेल के नंबर ज्यादा थे, अभी कुछ रेशियो बराबर हुआ है। क्यों ज्यादा थे? क्योंकि जो हमारा वाई क्रोमोसोम बेरिंग स्पर्म होता है ये साइज में छोटा होता है, जिसका स्पर्म हल्का हो जाता है ज्यादा, और ये पहले क्या करता है, स्विम करता हुआ पहुंच जाता है और ओवम को फ्यूज कर देता है। ठीक है, तो ये चांसेस हैं कि मेल ज्यादा हो। और एक सवाल यहाँ पर आएगा, आप देख रहे हैं इस फ्लो चार्ट में, क्या फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, क्या फीमेल सेक्स को डिटरमाइन करती है? तो देखिए फीमेल कैसे सेक्स को डिटरमाइन कर पाएगी? फीमेल के पास सिर्फ एक्स और एक्स क्रोमोसोम है। किसी भी अगर मेल को बनना है तो उसके लिए बच्चे के पास वाई क्रोमोसोम होना जरूरी है, और जबकि क्रोमोसोम वाई फीमेल के पास होता ही नहीं है तो वो किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है कि होने वाला बेबी मेल हो। इसलिए बहुत से जगह पर, इलिटरेट जगह पर, बहुत वहां पर फीमेल्स पे अत्याचार होता है। किस बात पे अत्याचार होता है कि अगर उनके फैमिली में मेल घर का चिराग नहीं पैदा होता है तो बोला जाता है कि उसके लिए वो औरत जिम्मेदार है। लेकिन आपको जब पढ़ाया जाता है तो आप इस चीज को समझते हैं कि फीमेल कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज वाई यानी जिसे आप बच्चे मेल बेबी को पैदा कर रहे हैं उसके लिए आपके पास है वाई क्रोमोसोम, आपके पास हिम्मत है तो वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म को ओवम से फ्यूजन कराइए और मेल बेबी लीजिए। हालांकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। इसलिए इन कुरीतियों से बचने के लिए आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं जिससे आगे जाकर के हमारे समाज को ये पता चल सके कि सच्चाई क्या है। तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या फीमेल रिस्पॉन्सिबल है एक मेल बेबी के लिए? तो नो, फीमेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ मेल बिकॉज दे डोंट हैव वाई क्रोमोसोम। क्लियर? यहां पर प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एक इंसान के या एक कपल के 4 बच्चे हुए, चारों के 4 बॉय हुए, क्या 5वां बच्चा जो उनका होगा वो बॉय ही होगा? तो आपको कहना है नहीं, हमेशा आपको प्रोबेबिलिटी की बात करनी है क्योंकि चांसेस 50-50 के हैं। तो आपने बोलना नहीं, प्रोबेबिलिटी हमेशा 50-50% की ही होगी, चाहे 4 लड़के हों चाहे 40 लड़के हों। क्लियर? ठीक है, तो ये सब डिटरमिनेशन था हमारे मेल का, ह्यूमंस का, जहां पर फंडा चला एक्स वाई और एक्स का। हनी बी भी इसी तरीके से करती है, उसमें भी डिफाइंड हेट्रोगैमेटिक मेल होता है, हेट्रोगैमेटिक मेल और होमोगैमेटिक फीमेल होती है। चलिए हनी बी भी चर्चा करेंगे क्योंकि उसका भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा रुकिए, पहले जेडब्ल्यू वाले से बात कर लेते हैं। हमारा थर्ड सब डिटरमिनेशन का आया जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू मैकेनिज्म। जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू मैकेनिज्म में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये पाया जा रहा है हमारे बर्ड्स में। थ्योरी देख लीजिए, थ्योरी मिल जाएगी आपको। ये पाया जा रहा है हमारे बेसिकली बर्ड्स में, यहां पर मेल होमोगैमेटिक है। देखिए अब कह रहा है जेड 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 डब्ल्यू का मतलब क्या कह रहा है? अगर किसी भी फीमेल में जेड डब्ल्यू पहुंच जाएगा, अगर किसी भी एनिमल में यानी बर्ड्स में हमारे जेड डब्ल्यू पहुंच जाता है तो जेड डब्ल्यू पहुंचने पे वो फीमेल हो जाएगी। अब की उल्टा हो गया, अब की यहां पर फीमेल हेट्रोगैमेटिक हो गई। अभी तक हम XO मेल हेट्रोगैमेटिक, XY मेल हेट्रोगैमेटिक, एंड अब ZW जब हो जाएगा तो वो फीमेल हो जाएगी, यानी अब फीमेल हेट्रोगैमेटिक हो गई और मेल होमोगैमेटिक हो गया। यानी अगर ZZ जाएगा तो वो हमारा मेल बनेगा एंड ZW पहुंचेगा 23rd पेयर पे या जिस भी पेयर में पहुंचे वो फीमेल हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि कौन सा मैकेनिज्म फीमेल हेट्रोगैमेटिक को शो करता है, तो ZW एंड ZZ एंड ZW ये फीमेल हेट्रोगैमेटिक को शो कर रहा है। बेसिकली बर्ड्स में ऐसा होता है। तो X एंड XO ये मैकेनिज्म शो मेल हेट्रोगैमेटिक एंड ZW मैकेनिज्म शोस फीमेल हेट्रोगैमेटिक। कंफ्यूजन कुछ लेना नहीं है, जब दोनों लेटर डिफरेंट है तो हेट्रोगैमेटिक है, दोनों लेटर सेम थे तो होमोगैमेटिक थे। तो पहले में आपने जब देखा था तो वहां पे XO था, दोनों लेटर डिफरेंट है हेट्रोगैमेटिक, XY दोनों लेटर डिफरेंट है हेट्रोगैमेटिक। क्लियर? और जब 23rd पे सेम हो जाता था XX तो ये होमोगैमेटिक सेम थे दोनों। तो जहां बर्ड्स है वो क्या शो कर रही है यहाँ पर फीमेल हेट्रोगैमेटिक, यानी यहाँ पर फीमेल डिसाइड कर रही है मेल होगा या फीमेल होगा, यानी यहाँ पर ZW
होगा तो वो क्या होगी, फीमेल होगी। चलिए आगे चलते हैं टॉपिक से पार करके, तो हम पहुंचते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। तो देखिए हनी बी में क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, अच्छी थ्योरी तो आप देख ही लीजिएगा। क्वीन जो होती है हमारी, इस क्वीन के पास डिप्लॉयड होती क्वीन हमारी, तो क्वीन हमेशा बनती है फर्टिलाइज्ड एग से, यानी जब एक स्पर्म और ओवम फ्यूजन करेगा तब क्वीन बनेगी। तो क्वीन तो डिप्लॉयड हो गया, लेकिन जो हमारा ड्रोन होते हैं, यानी जो मेल हमारा हनी बी है, ड्रोन है, ये मेल हनी बी हमेशा अनफर्टिलाइजेशन के थ्रू बनता है, यानी ये एक अनफर्टिलाइज्ड एग होता है। चलिए पहले अपने स्टाइल में आपको बता दें, हनी बी, जो हमारी हनी बी है, इसमें हमारे पास 3 कैरेक्टर मिलेंगे देखने को। एक हमारे होंगे हमारी क्वीन, सेकंड होंगे हमारे भाई साहब ड्रोन, एंड थर्ड हमारे होते हैं वर्कर्स। क्वीन फर्टिलाइज्ड एग से बनती है, फर्टिलाइज्ड एग से। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब होता है जब ओवम एंड स्पर्म का फ्यूजन हो, जब ओवम एंड स्पर्म का फ्यूजन होगा तब हमारी क्वीन बनेगी। सिंपल सी बात है, ओवम का n क्रोमोसोम, इसका n क्रोमोसोम, तो क्वीन क्या बनेगी, 2n हो जाएगी, यानी क्वीन हमारी डिप्लॉयड होती है। हमारे वर्कर के साथ भी यही होता है, वर्कर भी हमारे फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं और ये भी 2n होते हैं। लेकिन जो हमारा ड्रोन होता है, ये ड्रोन अनफर्टिलाइज्ड, स्पर्म से फ्यूजन हो ही नहीं पाता, ये ओवम के से ही बन जाता है डायरेक्टली, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ n नंबर पाया जाता है। अब हनी बी में टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं, वो क्रोमोसोम की बात करें तो 32 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि इसकी बॉडी में 32 क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ अगर 32 है तो यहाँ पर कितने पहुंचेंगे बेटा, 16 क्रोमोसोम। यहाँ पे देखो 32 है। कंडीशन समझ में आ रही है, क्वीन फर्टिलाइज्ड एग से बन रही है, ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से बन रही है, इसलिए वहां पर क्रोमोसोम पूरे पहुंच रहे हैं। पूरे क्रोमोसोम जो क्वीन में होते हैं 32 होते हैं, जैसे हम लोगों में 46 होते हैं। ड्रोन बनता है अनफर्टिलाइज्ड एग से, और स्पर्म का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। सिंपल सी बात है, स्पर्म का पार्टिसिपेशन नहीं है तो 16 से 16 ही बन गया। चलो भाई 16 से 16 पर आ गया। वर्कर भी हमारे डिप्लॉयड बन रहे, फर्टिलाइज्ड एग से बन रहे हैं। ड्रोन लेकिन जब स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर इसने स्पर्म का फॉर्मेशन किया तो याद रखिए ड्रोन एक एनिमल है और ये भी स्पर्म बनाएगा, और अगर इसने स्पर्म बनाया तो सोचिए, आपने पढ़ा हुआ कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाया करते हैं। अब अगर क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे हाफ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 16 का कितना बचेगा, 80 बचेगा। लेकिन नहीं, ये जो रिप्रोडक्शन कर रहा है, ये जो अपने स्पर्म को बना रहा है, वहां पर माइटोसिस डिवीजन के थ्रू बनाता है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू बना रहा है, इसलिए 16 के 16 ही क्रोमोसोम रहते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो क्वीन 32 पे है। अब ड्रोन बनाया क्या, स्पर्म। ड्रोन ने जब स्पर्म बनाया तो वो हो गया 16, इधर फीमेल के क्वीन से ओवम बना, वहां था 16। अब जो बेबी वाले बनेंगे, अगर फर्टिलाइजेशन के थ्रू बन रहा है तो वहां पहुंचेंगे कितने, 32 क्रोमोसोम। और 32 क्रोमोसोम अगर पहुंच गए तो वो या तो क्वीन होगी और या फिर वर्कर होगी, या तो क्वीन या तो वर्कर। और अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाई एग फीमेल में तो वो फिर से ड्रोन हो जाएगा। चलिए आते हैं, तो वही यहाँ बताया जा रहा कि क्वीन के पास डिप्लॉयड है पूरे के पूरे 32 क्रोमोसोम्स हैं, जबकि ड्रोन के पास यहाँ 16 क्रोमोसोम्स ही थे। ड्रोन अगर अपने स्पर्म को देता है तो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू देगा, जिस कारण क्वीन में हमारे जो वर्कर्स हैं उनके पास पूरे 32 पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं, 16 यहाँ से पहुंच रहे हैं, 16 क्वीन से पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, देखिए ये इधर दिखाया जा रहा, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वो हमारा ड्रोन बन जाएगा। समझ गए बात को। तो इस तरीके से ड्रोन अपने खुद के बच्चे नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो अगर अब इस वर्कर से बेबी, क्वीन से बेबी होंगे तो वो दादा बन जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि दे डू नॉट हैव फादर, ये फादर नहीं है। क्यों फादर नहीं, क्योंकि
बेटा इनका हो ही नहीं पा रहा है, फादर तो है नहीं ये, एंड thus cannot have sons, क्योंकि इनके पास बेटे नहीं है, तो बाप बन ही नहीं पा रहा सही से, बट हैव अ ग्रैंडफादर, लेकिन ये क्या है, ग्रैंडफादर है एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स। तो इनके ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडसन्स होते हैं, लेकिन ये खुद बेचारे फादर नहीं होते हैं, क्योंकि ये अगर स्पर्म दे रहे हैं तो सन को बना ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सन जो है वो तब बनेगा जब हमारा स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर दे। सन तो बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जो बन रही है वो फीमेल हो जा रही है, इसलिए ये ग्रैंडफादर नहीं बन पा रहे हैं। तो ये था हमारा सेक्स डिटरमिनेशन। एंड नाउ आगे हमारा टॉपिक चलते हैं म्यूटेशन। टॉपिक बहुत सारे हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके आराम से देख के देखिएगा चीजों को, टॉपिक को। तो आपने अभी पहले में पढ़ा सेक्स डिटरमिनेशन, जहां पर आपने सेक्स को डिटरमाइन किया 3 मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म एक बार रिवीजन करिएगा, जहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट वाला देखिए, ग्रासहोपर। हनी बी में पूछा जाता है कि हनी बी में किस तरीके का पाया जाता है सेक्स डिटरमिनेशन, तो याद रखिएगा, जो फ्लो चार्ट बनाया उसके हिसाब से देख के कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको थर्ड जो कि हमारे बर्ड्स में पाया जा रहा था ZZ एंड ZW, जहां पर फीमेल हेटेरोगैमेटिक कंडीशन थी, तो ये हेटेरोगैमेटी वाला पॉइंट याद रखिएगा कि कहां पर फीमेल हेटेरोगैमेटी पाई जाती है। तो आप लिखेंगे बर्ड्स में फीमेल हेटेरोगैमेटी पाई जाती है, जहां पर मेल होगा ZZ एंड ZZ, और ZZ के साथ अगर ZW आ गया तो वो फीमेल हो जाती है, इसलिए होता है फीमेल हेटेरोगैमेटिक। म्यूटेशन की बात करें, एक बड़ा सा डीएनए आप देख रहे हैं, और डीएनए में आप जानते हैं कि हर एक चीज को बनाने के लिए एक सीक्वेंस पाया जाता है। हमारे न्यूक्लियोटाइड की चेन पाई जाती है। मान लीजिए अगर कहीं पर A G T C है, तो जैसे इसके एंटीपैरेलल होता है G C A G, और अगर ये सीक्वेंस बिगड़ जाएगा तो आपकी बॉडी में एक डिफरेंट टाइप का एमआरएनए बनेगा, आपकी बॉडी में एक डिफरेंट टाइप का एमआरएनए बन जाएगा, जिस कारण आपकी बॉडी में एक डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बन जाएगी, जिस कारण आपका फिनोटाइप बदल जाएगा और आप के कैरेक्टर में चेंजेस आ जाएंगे। इसी चेंजेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो जब आपके डीएनए के सीक्वेंस में सडन कोई चेंजेस आ जाता है, जिस कारण आपका जीनोटाइप बदल गया, ए लगना था ए की जगह पे टी भाई साहब आ गए, बदल गया आपका एमआरएनए, बदल गई आपकी प्रोटीन, यानी बदल गया आपका जीनोटाइप, और जब जीनोटाइप भी बदल गया तो फिर आपका फिनोटाइप भी बदल जाएगा, यानी फिजिकल एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। होने थे 2 हाथ लग गए 4। अब जब ये बदलाव आ गया तो इसी बदलाव को हमने क्या नाम दिया, म्यूटेशन। ये है म्यूटेशन। तो सडन चेंजेस इन योर डीएनए सीक्वेंसेस is called mutation which change your genotype and phenotype both। तो ये होता है हमारा म्यूटेशन। चलिए जानते हैं म्यूटेशन के टाइप के बारे में। थ्योरी लिखी हुई है जो मैंने बोली अभी, देख लीजिएगा। म्यूटेशन में जो टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप का म्यूटेशन पाया जाता है, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को कुछ ऐसे समझें, किसी का नाम राम है या रामा कर दीजिए या रमन कर दीजिए। रमन किसी का नाम है और आपने यहां पर एन के प्लेस पे यानी एन को रिमूव ही कर दिया तो बन गया रामा। एक लेटर के हटने से मीन बदल गया। अगर आर खत्म हो गया, आर डिलीट हो गया, अमन आ गया। एक लेटर से मीन कन्वर्ट हो जाता है। सेम ऐसे अगर डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, अगर ये न्यूक्लियोटाइड्स में चेंजेस आ जाएं, एल की जगह पर जी आ जाए तो ये प्रोटीन को बदल देगा। तो सिंगल बेस पेयर के चेंज होने से
अगर चेंजेस आ जाते हैं तो आप इसे पॉइंट, यानी एक छोटा सा है पॉइंट म्यूटेशन हो गया। लेकिन पूरे का पूरे एजीटी ही बदल जाए, पूरे का पूरा ट्रिपलेट कोडॉन ही बदल जाए, तो आप इसे बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो दो टाइप के म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल बेस पेयर के चेंज होने से, कोई भी बदलाव आने से, और फ्रेम शिफ्ट में पूरा का पूरा सेट बदल जाने से। चलिए देखते हैं पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। तो पॉइंट म्यूटेशन कहता है इट इज द म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ अ डीएनए। सिंगल बेस पेयर पे जा रहा है, देखिए टी लगना था, क्या लग गया, सी लग गया, सिंगल बेस पेयर चेंज हो गया, ये हो गया पॉइंट म्यूटेशन। इसका एग्जांपल देख लें, एग्जांपल देखेंगे सिकल सेल एनीमिया, जिसका हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि सिकल सेल एनीमिया क्यों हो जाता है। ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। अभी आपको सिर्फ समझना क्या है म्यूटेशन के बारे में। सेकंड हमारा म्यूटेशन है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या नाम था, बीस्ट। नॉर्मल कंडीशन पे क्या है, बीस्ट है। ब्यूटी ऑफ द बीस्ट मूवी आई थी, बीस्ट है। लेकिन देखिए बी की जगह एफ आ गया, फीस्ट हो गया। ई की जगह पे आर आ गया, ऐड हो गया, ब्रीस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। यानी नॉर्मल ये था, एक सेट से खत्म होने से, जुड़ने से या हटने से नाम बदलते जा रहे हैं। सेम ऐसे डीएनए में अगर कोई बेस पेयर, पूरे का पूरा बेस पेयर चेंज हो गया तो पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। वहां पे पॉइंट सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड हो जाएगी। बेस पेयर का सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा था, यहाँ बेस पेयर ही चेंज हो जा रहा, शिफ्ट हो जा रहा, आगे से पीछे बढ़ गया, वर्ड इधर के उधर हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। वहां चेंज ही हो गया, यहाँ शिफ्ट हो रहा है। सारे वही हैं, थोड़ा हमने आगे पीछे कर दिया, बस यही हो रहा है। 5 लेटर्स यहाँ पर, 5 यहाँ पर है, थोड़ा सा हमने शिफ्ट किया तो हो गया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो यहाँ पर दो टर्म याद रखिएगा, इंसर्जन एंड डुप्लीकेशन की जगह आप याद रखिएगा डिलीशन। इंसर्जन इन मतलब कि कोई नया न्यूक्लियोटाइड, कोई नया बेस पेयर आके जुड़ जाएगा, तब भी बवाल है। डिलीशन कोई बेस पेयर हट जाएगा, तब भी बवाल है। तो इंसर्जन और डिलीशन के कारण हमारे जब कोई म्यूटेशन होगा तो उसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी कैंसर सेल्स में देखने को बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के म्यूटेशन को जाना हमने, एक जाना हमने पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, जबकि फ्रेम शिफ्ट में क्या हो रहा है, हमारे बेस पेयर शिफ्ट हो रहे हैं, इधर के इधर जा रहा है, कोई नया बेस पेयर आके ऐड हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहे हैं। क्लियर? क्या कारण है म्यूटेंस के? तो म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट को हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। जो म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं, आप में बदलाव कॉज कर रहे हैं, इससे आप बदल गए, किसी की 6 उंगली निकल आई, किसी के 12 हाथ निकल आए, तो ये जो हो गया हमारा क्या म्यूटेशन है। और इनको बनाने वाले, इनको पैदा करने वाले जो हैं वो हमारे होते हैं क्या, म्यूटाजेंस। तो म्यूटाजेंस दो तरीके हो सकते हैं, या तो फिजिकल होंगे या फिर केमिकल होंगे। फिजिकल में क्या है, आप पे यूवी रेडिएशन पड़े, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन पड़ जाए, एक्स रे पड़ जाए, डीएनए डेवलपमेंट के टाइम, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम, तो हो सकता है बच्चे में कुछ म्यूटेशन हो जाए। शायद इसीलिए पुराने जमाने में फीमेल जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती थी उनको ग्रहण के टाइम बजाया जाता था, क्योंकि उसमें अचानक आने वाले रेडिएशन हमारे बच्चे के डीएनए के म्यूटेशन में चेंज, डीएनए के सीक्वेंस में म्यूटेशन कर सकती थी, जिस कारण बच्चे में दिक्कत आ सकती है। सबके पीछे बड़ा फैक्ट होता है। केमिकल म्यूटाजेन, ये केमिकल ही है, कोई है ऑर्गेनिज्म, हमको उसको मस्टर्ड गैस लगातार दे रहे हैं, फिनॉल दे रहे हैं, फॉर्मालिन दे रहे हैं, एसिडिक एसिड दे रहे हैं, फॉर्मिक एसिड दे रहे हैं, इस तरह की चीजों से डीएनए में बदलाव हो सकता है। आप संभव नहीं बोलेंगे, हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी यूवी रेडिएशन के आसपास से गुजरे होंगे, लेकिन ईश्वर की दया से हमें म्यूटेशन नहीं हुआ। तो सबके साथ नहीं हो सकता, लेकिन इन कारणों से म्यूटेशन होता है। तो आज के हमने इस टॉपिक में जाना सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, इन ह्यूमन, हनी बी एंड ग्रासहोपर। हमने जाना क्या होता है म्यूटेशन, जो मूवीज में हमें दिखा दिया जाता है कि वो उड़ने लगे अचानक ह्यूमन, उसके पास ये पावर आ गई, वो पावर संभव है म्यूटेशन से। कभी भी याद रखिएगा, कोई कह दे कि यार मेरे फैमिली मेंबर में कोई भी टॉल नहीं था, लेकिन सर मैं अचानक लंबा हो गया, तो अगर आपने मेडिसिन नहीं खाई है तो वो म्यूटेशन है, सडन चेंज हो गया। आपके किसी न किसी पीढ़ी में कोई लंबा रहा होगा, वो जीन रिसेसिव था, लेकिन अभी वो डोमिनेंट हो गया और आप टॉल हो गए।
आपने जाना टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, तो पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एंड आपने ये भी जाना कि म्यूटाजेंस क्या होते हैं, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट म्यूटाजेंस थे, एंड आपने उसके टाइप भी जाने कि ये तो फिजिकल हो सकते हैं या फिर केमिकल। तो फ्रेंड्स, आज की और हमारी मुलाकात आपकी यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड कुछ मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को लेकर के। ओके, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।